नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ सके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ सीहोर से कृष्णा एकपुरे, जो ज्ञान वैली कोएड स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं, और साथ में उनके स्टूडेंट हर्ष दांगी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले कृष्णा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वाइस प्रिंसिपल हैं आप स्कूल के, कितने सालों से स्कूल संचालित किया जा रहा है, किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है यहाँ पर? जी 2010 में स्कूल की स्थापना हुई थी, जिसका नाम है ज्ञान वैली कोएड स्कूल। यह दोराहा जोड़ पर स्थित है, सीहोर जिला। श्री सिद्धनाथ पाटीदार जी द्वारा इस स्कूल की नींव रखी गई और उस क्षेत्र को देखकर जहाँ पर शिक्षा का गुणवत्ता शिक्षा का अभाव था, उसको ध्यान में रखकर इस स्कूल की स्थापना की गई। और उनके पुत्र श्री हिरेंद्र पाटीदार जी, जो कि विद्यालय के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा इस स्कूल का संचालन किया जाता है। और उस क्षेत्र में बच्चों को अच्छे से अच्छी और बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए अभी तक कार्यरत चलता जा रहा है और वो कंटिन्यू इस पे कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ आपके स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कौन सी क्लास में हैं आप, और देखिए अपना स्कूल तो सभी को पसंद आता है, लेकिन ऐसी कौन सी बेस्ट पॉइंट आप रखना चाहेंगे जो आपको अपने स्कूल का पसंद है? मैं 12th क्लास का छात्र हूँ, कॉमर्स से। मैं अपने स्कूल की सबसे अच्छी बात ये मानता हूँ कि यहाँ का स्टाफ जो है, टीचर्स, वो बहुत सपोर्टिंग है। हमारे स्कूल में हॉस्टल है, जहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है, जहाँ पर स्पेशल कोचिंग क्लासेस और एक्टिविटीज़ को लेकर यह स्कूल बहुत ही ज़्यादा विकसित है। यहाँ पर एग्ज़ाम्स को लेकर, जो कि अब 12th क्लास बोर्ड में आ चुके हैं, वहाँ पर सैम्पल पेपर फैसिलिटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। और जैसे कि जो बच्चे आगे के लिए तैयारी करना चाहते हैं IIT, उनके लिए भी अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है, जो कि स्कूल से अलग रहती है। यहाँ पर संडे को सेमिनार्स लगाए जाते हैं, जहाँ की बाहर से टीचर्स आके उनको पढ़ाया करते हैं। जी हर्ष सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। कृष्णा जी, क्योंकि आपके स्कूल में हर वर्ग का बच्चा है और क्लासेस अलग अलग रहती हैं, तो हर तरीके का बच्चा भी होता है। कौन सी क्लासेस से कौन सी क्लासेस तक ये स्कूल संचालित किया जा रहा है? ज्ञान वैली कोएड स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक स्कूल संचालित किया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास 11-12 के लिए 4 स्ट्रीम है। PCM है, PCB है, कॉमर्स है और ह्यूमैनिटीज़ है। और इन्हीं के बीच में जब फ्यूचर में बच्चों को कोई कंपटीशन एग्ज़ाम को फेस करना है, उसकी तैयारी 11-12 में ही स्टार्ट की जाती है। जी क्योंकि अब कंपटीशन का ये ज़माना है, ऐसे में आपने बताया PCM, बायो, आर्ट्स और कॉमर्स सभी शिक्षा जो है आपके स्कूल में यहाँ पर दी जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, ऐसे में काउंसलिंग की क्या कुछ व्यवस्था आपके स्कूल में की जाती है? एक्चुअली में आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आफ्टर 10th जब उनका रिज़ल्ट ओपन होता है, उस बीच में हम लोग रिज़ल्ट के बाद एक काउंसलिंग रखते हैं। उस काउंसलिंग में परसेंटेज के बिहाफ प्लस स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बिहाफ पर उनको सब्जेक्ट और उनकी स्ट्रीम जो है सेलेक्ट करने का उनको मौका मिलता है। और कंटिन्यू ये बात ध्यान में रखा जाता है, जो उनका फ्यूचर है, जो उनका एम है, उसी एम पर वो काम करे और उसी एम के हिसाब से उनको जो भी फैसिलिटी होती है वो स्कूल प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। हर्ष, आपसे मैं जानना चाहूँगी, अभी कोरोना का समय रहा, काफ़ी डिफ़िकल्ट ये टाइम था बच्चों के लिए भी, टीचर्स की बात करें, सभी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट ये समय रहा है। ऐसे में ऑनलाइन जो हमारी मीडियम था पढ़ाई का, वो इंट्रोड्यूस हुआ। आपको ऑनलाइन मोड ज़्यादा पसंद आया, ऑफलाइन मोड ज़्यादा पसंद आया, और स्कूल ने किस तरीके से हेल्प की इस दौरान?
जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की गई थी, लेकिन जो ऑफलाइन मोड रहता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें टीचर स्टूडेंट का फिजिकल इंटरेक्शन रहता है, जिसमें कि जो डाउट रहते हैं वो फेस टू फेस क्लियर हो जाते हैं। और जो ऑनलाइन मोड रहता है उस पर क्या डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहते हैं और वो इफ़ेक्ट भी करता है। तो द बेस्ट पॉसिबल मैनर इन विच द स्टडी इज़ कंडक्टेड इज़ द ऑफलाइन मोड। राइट, ठीक है हर्ष आपने। और लेकिन एक तरीके से पढ़ाई बच्चों तक पहुंचाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा विकल्प ऑनलाइन ही रहा, लेकिन क्योंकि आप फेस टू फेस अपने टीचर से बात नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं पर्सनालिटी उतनी डेवलप नहीं हो पाती है, तो ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन मोड कहीं ना कहीं बेहतर रहता है। सर आपके पास मैं आना चाहूँगी, कहीं ना कहीं जब 11th-12th में बच्चे आते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट चुनौती रहती है बच्चों के लिए वो टाइम मैनेज करना होती है। आप इसको कैसे देखते हैं, बच्चों को क्या सलाह देंगे? एक्चुअल में इसमें 2-3 बिंदु है विशेष अलग अलग प्रकार से। हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो स्टूडेंट को ये कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो काम टफ है स्टूडेंट हमेशा ये सोचता है कि उसको मैं एंड में करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट सबसे पहले उसी को फेस करे कि जो काम सबसे टफ है उसे पहले वो करे। जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में उठ के उसने अपना जो काम है, उस जो टफ काम है उसको यदि पहले कर लिया तो जो इजी वर्क है उसका वो बहुत आसानी से हो जाता है। सेकंड पॉइंट पे यदि हम जाए तो एक रूल लगता है, पात्रो रूल कहते हैं, जिसे पात्रो प्रिंसिपल कहते हैं। उस प्रिंसिपल के अंदर 20-80 का एक रेशियो बनता है। मतलब 20% आपका काम ऐसा होना चाहिए जो कि 80% पे इफेक्ट डाले जी, तो आपका काम इफेक्टिव होगा। और सेकेंड पॉइंट यदि हम और देखें, थर्ड पॉइंट देखें हम, कि स्टूडेंट अपनी डेली लाइफ के जो वर्क होते हैं उस पर स्टडी करें कि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा है और उसको कैसे रिड्यूस कर सकें, उस पर वर्क करने की ज़रूरत होती है। अट्रैक्शन जो होता है कि हमारा कोई भी काम अटके नहीं, हम किसी भी काम को लेके अटके नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन में ऐसा हो जाता है आजकल सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक हो गए, डिस्ट्रैक्शन हाँ, बिल्ड होता है जी। तो उसको हम स्टॉप कैसे कर सके, उसको रोक कैसे सके, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम जो है बचेगा और स्टडी के लिए हम फोकस हो सकेंगे। बिल्कुल। सर का तो ये कहना है। हर्ष आपसे मैं जानना चाहूँगी, डिस्ट्रैक्शन के बारे में सर ने जिक्र किया, सोशल मीडिया का ये दौर है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन सोशल मीडिया से हेल्प भी मिलती है। आप कितना समय सोशल मीडिया को देते हैं और इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी एज के हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे जी। तो मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया भी ज़रूरी है। इससे क्या स्टूडेंट्स अवेयर रहते हैं जो चेंजेस एनवायरनमेंट में आते हैं, लेकिन ये कुछ एक लिमिट तक ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये फिर स्टडीज़ में डिस्ट्रैक्शन लाता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको कनेक्टेड तो रहना चाहिए, लेकिन अपने सिलेबस, अपने टाइम टेबल, शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल। सर आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया का ये ज़माना है, आपका इस प्रति क्या सोचना है? एक्चुअल में आधुनिक दौर है, आधुनिक दौर में समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें का परिवर्तन होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ का यूज़ कब कर रहे हैं। यदि हम फुल टाइम किसी चीज़ को, यदि टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा हमारा, और क्योंकि ये अट्रैक्शन का टाइम है, अट्रैक्शन हो जाता है जिससे हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, तो हमें एक लिमिट बांधनी पड़ेगी कि हम किसी भी चीज़ का यूज़ कितना करें। मैं एग्जांपल की बात करें तो स्टडी के टाइम जब स्टूडेंट स्टडी कर रहा है उस समय अपने मोबाइल का डेटा हमेशा यदि वो ऑफ रखेगा तो उसके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि किसी प्रकार का उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। और हाँ, जहाँ पे उसके स्टडी हो गया, उसको रिलैक्स होना है, तब वो उस चीज़ का यूज़ कर सकता है। जो उसको ब्रेक लेना है उस समय उस चीज़ का यूज़ कर सकता है। अदरवाइज स्टडी के टाइम वो जितना दूर रहे वो ज़्यादा बेस्ट है जी। सर आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, एक सिलेबस बनाने का पैटर्न चलता है या फॉलो किया जाता है कि अगर हम सिलेबस को फॉलो करेंगे तो जल्दी अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएंगे, और इतना इतना जो हमें पढ़ाई करनी है उसको पूरा जल्दी से उस टाइम ड्यूरेशन तक
पूरा किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी होता है दूसरी ओर कि बच्चे पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर और भी ज़्यादा प्रेशर और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि हमें सिलेबस के हिसाब से चलना चाहिए? क्योंकि देखिए जनवरी का ये महीना है और ऐसे में बोर्ड नज़दीक है, प्री बोर्ड शुरू हो गए होंगे अगर जहाँ तक कहा जाए तो। जी बिल्कुल। एक्चुअल में यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है कि ब्रेन को आपको किस तरीके से कंट्रोल करके चलना है। यदि आपके ब्रेन ने किसी चीज़ की इमेज बना ली तो काम जो होता है थोड़ा टफ हो जाता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि यदि मान लीजिए हम कोई मूवी देखते हैं तो हमारा माइंड सेट है कि वो मूवी है, बट लेकिन जब हम वो मूवी देख रहे हैं तो उसके इमोशन से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो शायद हमें हंसी भी आ जाए, शायद हमें रोना भी आ जाए, एक इमोशन से हम कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक ब्रेन हमें ऐसा इस तरीके से कंट्रोल करता है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि सिलेबस बनाने के हिसाब से हम उस पर चल पाते हैं, उसे फॉलो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये हमारा ब्रेन का खेल है। हमने एक बार यदि सेट कर लिया कि हमारे पास टारगेट ये है, हमारे पास एम ये है, हमारे पास सिलेबस ये है, हमें इसको कंप्लीट करना है, तो हमें लगना पड़ेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने टाइम को फिक्स कर लेते हैं कि मुझे 2 घंटे स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल 9 o'clock to 11 o'clock उनको स्टडी करना है, लेकिन किसी दिन ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए उनका 1 घंटा निकल गया, तो उनका माइंड सेट हो जाता है कि आज मुझे 2 घंटे पढ़ने थे, 2 घंटे में से मेरे 1 घंटे जो है किसी काम में लग गए हैं, तो अब 1 घंटा बचा है, अब मैं कल कर लूँगा। तो इसीलिए अब उनने कल करने के चक्कर में वो दिन उनका चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय क्या है कि आदत डलनी चाहिए कि हम यदि 1 घंटा बचाए और यदि वो हमारा स्टडी का टाइम है तो हम उसको स्टडी पे ही दें, तभी जाके वो सिलेबस भी कंप्लीट होगा, कोर्स भी कंप्लीट होगा और जो हमने सोचा है पॉजिटिवली वो पॉजिटिवली होगा भी। निश्चित ही सर, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं मुझे उम्मीद है वो भी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपने काफ़ी ब्रीफली इस बात को समझाया है। हर्ष, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, प्री बोर्ड्स का ये समय है, नवंबर से जो हमारा हाई अलर्ट पीक टाइम जिसे हम बोलते हैं वो शुरू हो जाता है। नवंबर के बाद जनवरी बीत गया, आज तो फरवरी की स्टार्टिंग हो गई है। ऐसे में किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं अपने पेपर की? क्या स्कूल से कोई टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है जिससे आपको मदद मिलती है? जी यस मैम, बिल्कुल स्कूल हमको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाता है। अभी जैसे प्री बोर्ड ख़त्म हो चुके हैं, पीक पॉइंट पर है, बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो जो ये स्कूल है वो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करवाता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर सॉल्व करवाते हैं, और जो हॉस्टल फैसिलिटी के अंदर जो कोचिंग है, जो स्पेशल कोचिंग दी जाती है वो हॉस्टल टीचर और सब्जेक्ट टीचर द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, तो जिसमें बच्चे को क्या प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाता है स्टूडेंट्स को। और जो टीचर्स है वो ऐसे प्लान्स बनाते हैं कि जो मोर वेटेज के चैप्टर्स हैं पहले वो कवर करवाएं, इसके बाद जो लेस वेटेज के हैं वो करवाएं, और इसमें टाइम टेबल भी बहुत सपोर्टिव रहता है और स्कूल का शेड्यूल। अच्छा सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने बताया कि एक तरीका फॉलो किया जाता है, मोर वेटेज का पहले हम चैप्टर लेते हैं, जिस तरीके से भी होता है। मैं ये जानना चाहूँगी, कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ चैप्टर्स में या कुछ टॉपिक में उतने अच्छे नहीं होते हैं, या उन चैप्टर्स को, टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। उन वीक टॉपिक्स पे क्या दोबारा ध्यान दिया जाता है? उन पे कैसे कवर वापस किया जाता है? डेफिनेटली, एक्चुअल में एक टीचर होने के नाते और एक अच्छे टीचर होने के नाते ओवरऑल स्टूडेंट की सारी चीज़ों की स्टडी होती है। जो चैप्टर स्टार्टिंग में स्टूडेंट को टफ लगता है तो उस समय वहाँ पर उस चीज़ को छोड़ना सही रहता है, कि जिसको ऐसा लगता है कि वो चीज़ आ रही है उसे कवर करते जाए। एंड में जैसे ये बात हो रही है कि ये फेब मंथ चल रहा है, यहाँ पे हर चीज़ अब पीक में है, तो स्टूडेंट का ब्रेन ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि किसी भी चीज़ को वो कनेक्ट कर सकता है और किसी भी चीज़ से वो जुड़ सकता है, तो उसे कोई भी चीज़ समझने में उसे टाइम नहीं लगता, उसको समझ सकता है और आसानी से उसे फिर कर सकता है इस मूवमेंट पे आने के बाद। और एक टीचर होने के नाते स्टूडेंट जिस चीज़ में वीक है उस चीज़ के लिए इस समय स्पेशली टाइम दिया जाता है, और जिस चीज़ का वेटेज है उसकी प्रैक्टिस भी मोर कराई जाती है। बिल्कुल। हर्ष, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए बैलेंस बना के चलना पड़ता है कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो आप किस तरीके से बैलेंस बना के चलते हैं? क्योंकि देखिए स्कूल भी जाना है, कहीं ना कहीं आप कोचिंग भी या फिर सोशल मीडिया का भी हेल्प लेते हैं, आप किस तरीके से बैलेंस बिठाते हैं?
जो बैलेंस है वो मैं जैसे कि एक हॉस्टलर स्टूडेंट हूँ, हमारा जो भी स्कूल में चलता है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे सुबह उठना, पहले प्राणायाम की क्लास रहती है, इसके बाद भागवतम गीता की क्लास रहती है जो टीचर लेते हैं, इसके बाद हमारी और कोचिंग क्लासेस रहती है 1-2 घंटे की, इसके बाद स्कूल होता है, स्कूल के बाद एक घंटा रेस्ट टाइम दिया जाता है, इसके बाद फिर क्लास होती है, इसके बाद 1.5 घंटे का स्पोर्ट टाइम होता है, इसके बाद सामूहिक आरती होती है। तो हमारा शेड्यूल इस तरह से बिल्कुल डिज़ाइन है कि जो एक्टिविटीज़ और स्टडी दोनों ही मैनेज होकर चलती है। और जो एक्टिविटीज़ है वीक में एक दिन रखा जाता है जिसमें ऑल डे एक्टिविटी होती है जिसमें जो बच्चे जिस एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है वो उसके अकॉर्डिंग उसमें चला जाए। जैसे लास्ट टाइम हमारे स्कूल में क्विज़ कंपटीशन था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। बिल्कुल हर्ष, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हॉस्टल में या स्कूल में बिल्कुल जैसे घर का एक वातावरण रहता है। योगा जो कि आपका, जैसे मैंने बोला, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आरती से लेकर हर एक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जिससे कि बच्चों का एक पूरा, जिसे हम कहते हैं, विकास हो सके। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ हर्ष, आप कॉमर्स के छात्र हैं, कौन कौन से आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है? क्योंकि बोला जाता है कि कॉमर्स के बच्चों को अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, ऐसा कहीं आपके साथ भी है क्या? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। इसमें जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर है, जो बच्चे मन में सोच लेते हैं कि स्टूडेंट्स के ये नहीं होगा तो फिर वो हो ही नहीं पाता। अगर हम शुरू से करेंगे, मतलब हम हमारे मन को समझाएंगे कि नहीं ये हो जाएगा। अकाउंट्स में क्या प्रैक्टिस लगती है और ज़्यादातर बच्चे प्रैक्टिस देना नहीं चाहते, इसीलिए उनको अकाउंट सब्जेक्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन एक बार जब आप प्रैक्टिस देने लगोगे, उसको अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो वो बहुत आसान सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, जैसा कि हम कहते हैं कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है। कृष्णा सर, आपके पास मैं आना चाहूँगी क्योंकि बंसल ग्रुप जो है वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। बच्चों तक किस तरीके से प्रैक्टिकल शिक्षा पहुँचाई जाए, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? कोई ऐसी पॉलिसीज़ बंसल ग्रुप की जो आपको पसंद हो, आपकी तरफ से कोई सुझाव? एक्चुअल में बंसल जो ग्रुप है वो एक विश्वसनीय ग्रुप है, क्योंकि कई सालों से बंसल काम कर रहा है अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में। तो एक प्रकार का ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, और जहाँ पे ट्रस्ट डेवलप होता है वहाँ पे कोई भी जो काम है वो पॉजिटिवली हो ही जाता है। जिस तरीके से आपने मुझसे कहा, तो बंसल जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अग्रसर करा रहा है, विद्यार्थियों को रूबरू करा रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और उनको ऐसी आधुनिक जानकारी, ज्ञान प्रोवाइड करा रहा है जिससे विद्यार्थियों को सुविधाएं हो रही हैं। और सुझाव में यही है कि जितने बंसल ग्रुप अपना जितना कार्य को बढ़ाएगा और जितने विद्यार्थियों तक पहुंचेगा, उसमें विद्यार्थियों का ही भला होगा। निश्चित ही। हर्ष, आपसे मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इस एज में बच्चों को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। बंसल ग्रुप जिस तरीके से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, आपको वो पॉलिसीज़ कैसी लगती हैं? कोई सुझाव आपकी तरफ से? बंसल ग्रुप की पॉलिसीज़ है जो बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल मैनली जो कॉलेजेस रहते हैं, ग्रुप्स रहते हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं रहता, एनवायरनमेंट नहीं रहता, स्टेबिलिटी नहीं रहती। लेकिन जो बंसल ग्रुप है वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, और वहाँ के जो टीचर्स हैं मैनली वो भी प्रोफेशनल्स हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, खासकर इंजीनियरिंग, MBA और गुड प्लेसमेंट भी यहाँ पे मिलता है, जो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है एक्सटर्नल सोर्स से। इसलिए मैं बंसल को ही प्रेफर करूँगा। बिल्कुल। हर्ष, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि देखिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब इतना प्रेशर होता है कि बोर्ड्स नज़दीक हैं, साथ ही। अच्छा हर्ष, ये बताइए कि कॉमर्स के आप छात्र हैं, आगे चल के CA बनने का कोई प्लान है या MBA करना है? ये पहले मैं जानना चाहूँगी। नहीं, मेरा CA करने का प्लान है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे उसमें इंटरेस्ट है, तो मैंने अपना गोल उसी को माइंड में रख के स्टेबलाइज किया है कि मुझे आगे CA करना है। हाँ, तो हर्ष, कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेस रहता है वो तो होगा, क्योंकि एक तरफ आपको जो बोर्ड्स के लिए इतने रिक्वायरमेंट है, इतने इतने परसेंट लाने, अचीव करने, साथ ही दूसरी तरफ आपका जो है CA के एग्ज़ाम के लिए भी आपकी ऑल्टरनेटिव तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेस है वो होता होगा, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं आप?
स्ट्रेस तो नॉर्मल बात है, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जितना टाइम हम पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। इसलिए तो हमारे स्कूल में प्राणायाम और भागवतम की क्लास ली जाती है, जिससे कि स्ट्रेस लेवल स्टूडेंट का कम कर सकें। और जो टाइम मैनेजमेंट है स्कूल द्वारा बनाया गया है, उसमें पढ़ाई पे कोई बिना इफ़ेक्ट के हमारी सीए के लिए जो भी रिसोर्स और तैयारी है वो करवाते हैं। बिल्कुल सर, आपसे इस पर मैं एक राय जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। अभी हर्ष ने बताया कि स्कूल में योगा की, प्राणायाम की, और माफ़ कीजिए, और साथ ही किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके इस पर काम किया जाता है। इसके लिए आपका क्या सोचना है? एक्चुअल में स्ट्रेस की जब आपने बात करी तो यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा हमें कि स्ट्रेस जो स्टूडेंट को होता है वो हमारे आसपास के वातावरण से ही होता है। परिवार वालों से होता है, रिश्तेदारों से होता है, या शिक्षक से होता है। क्योंकि हम विद्यार्थियों से एक अपेक्षा कर लेते हैं कि विद्यार्थी से हमारी एक अपेक्षा रहती है कि वो 70% लाएगा, 80% लाएगा, 90% लाएगा। तो एक अपेक्षाएं बन जाती हैं और फिर हम उसी तरीके से साल भर उससे बात करते हैं। तो अपने आप उस विद्यार्थी के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है, जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे कि वर्ल्ड कप आने वाला है, और वर्ल्ड कप आने वाला है तो वर्ल्ड कप के मैच में हम पहली अपेक्षा कर लेते हैं कि भारत वर्ल्ड कप लाएगा। ये हमारी अपेक्षा है कि भारत वर्ल्ड कप लाएगा, और उस अपेक्षा के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो कोच क्या करता है, अभी लीड करता है कोच उनको सिखाता है कि हम वर्ल्ड कप कैसे जीत सकते हैं। लेकिन जिस समय फाइनल मैच रहेगा उस समय कोच मैदान के बीच में नहीं आता। कोच क्या करता है, सारे खिलाड़ियों को फ्री छोड़ देता है कि अब आप मैच खेल सकते हैं, और फिर जो खिलाड़ी होता है वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है। सेम यही विद्यार्थियों के साथ होता है। विद्यार्थियों को साल भर एक कोच के रूप में, जो एक शिक्षक होता है, कोच के रूप में काम करता है, और साल भर उनको पढ़ाता है, समझाता है कि कैसे वर्क करना है, कैसे वर्क नहीं करना है, क्या कंप्लीट करना है, क्या नहीं करना है, वो कैसे एग्जाम पे फोकस करना है। और जब एग्जाम टाइम आता है उसको फ्री छोड़ देता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि स्ट्रेस डालने के बजाय स्टूडेंट को एग्जाम टाइम में फ्री कर देना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपने साल भर बहुत अच्छी तैयारी करी है, उसको आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन सर ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, बच्चे कुछ ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर ध्यान ना दो तो वो उसका गलत जो है यूज़ भी करते हैं। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा लक्ष्य फिक्स है। हमारा लक्ष्य क्या था, जैसे मैंने बताया आपको मैच में हमारा वर्ल्ड कप फिक्स है कि हमको वर्ल्ड कप जीतना है। वैसे ही हर स्टूडेंट के परसेंटेज फिक्स है, वो सोच लेता है कि हमको इस परसेंटेज पे काम करना है। तो कोच का काम है उसको उस परसेंटेज तक ले जाना, एक टीचर का काम है उसको उस परसेंटेज तक ले जाना। यदि वो आपके द्वारा प्रोवाइड की गाइडलाइन से चल रहा है तो उसे अपन इंडिपेंडेंट छोड़ सकते हैं कि हाँ अब ये वहाँ पे जाके जा सकता है जहाँ पे हमने सोचा है उसको। निश्चित ही सर, ये जो टिप है मुझे लगता है जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी अपनानी चाहिए, कहीं ना कहीं इससे मदद ज़रूर मिलेगी। हर्ष, मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगी, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम्स करीब हैं। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए क्या कुछ चीज़ें करते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स मोर देन 50% ये सोचते हैं कि जो आखिरी में पढ़ाई करेंगे, आखिरी के 2-3 महीने में पढ़ाई करेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या अच्छे गुड मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो उनको शुरू से ही मतलब स्टार्टिंग से, बिगनिंग से बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। पढ़ाई में जैसे टीचर करवा रहा है और वैसे ही करते रहना चाहिए। और जैसा कि आपने बोला है लक्ष्य का मतलब लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, तो स्टूडेंट्स को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, जिसको करने में उनको मज़ा आता हो, उनकी स्ट्रेंथ हो उस सब्जेक्ट में, तो उसी हिसाब से उनको उनका गोल फिक्स करना चाहिए। इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती फ्यूचर में। और जो दूसरे लोगों की सलाह है उसको भी लेना चाहिए, क्योंकि टीचर सपोर्ट करता है, टीचर मार्गदर्शक करता है, मार्गदर्शन। बिल्कुल, और जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है, जो क्षेत्र हमें अच्छा लगता है, उसमें हम और अच्छे से मेहनत करते हैं और काम आगे करते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही किसी क्षेत्र में अच्छे से काम ना करें या लापरवाही करें। सर, आखिर सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, ये मैसेज हर्ष की तरफ से था, लेकिन एक टीचर के रूप में, एक वाइस प्रिंसिपल के रूप में आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जिनके एग्जाम्स करीब हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर भी लेते हैं? ये जो वर्ल्ड कप वाला आपका एग्जाम्पल था ये तो बेस्ट था ही, इसके अलावा कुछ और संदेश आप देना चाहें बच्चों को? बिल्कुल,
एग्ज़ाम के समय में बच्चा एक्चुअल में तैयारी शुरू से कर रहा होता है, तो पहले जो उसने टारगेट लिया है उसी टारगेट के बिहाफ पे उसे साल भर काम करना रहता है। जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करो और उस लक्ष्य पे चलो, कि आप और उसी के बारे में सोते समय, उठते समय, बैठते समय उसी की चिंता करो और उसी के अनुसार कार्य करते चलो, तो आपको अवश्य वो लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक ऐसे हर अपने जीवन में, विद्यार्थी के नहीं, अपने पूरे जीवन में यदि हम कोई लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा और उसी की चिंता करनी पड़ेगी और उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार परीक्षा के बीच में भी यदि हम सोच रहे हैं कि हमें 90% अबाउ लाना है, तो 90% अबाउ लाना है इसका मतलब आप शुरू से ही, यदि आपके स्कूल में 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो उसमें कैसे 90% आ रहे हैं उसकी चिंता करनी पड़ेगी आपको। क्या सब में 72 मार्क्स आ रहे हैं, क्या किसी में यदि कम आ रहे हैं तो कहाँ कमी हो रही है, एनालाइज जरूरी है। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का एनालाइज करना पड़ेगा हमें और उस सभी सब्जेक्ट का एनालाइज करके हम ये ध्यान रखेंगे कि हम निश्चित ही सर, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि पूरा समर्पण होना चाहिए। जैसे कि भक्ति में भगवान के आगे समर्पण होता है, वैसे ही पढ़ाई में टीचर के आगे और अपनी पढ़ाई के लिए पूरा समर्पण होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने के लिए, जुड़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने